हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 113 द टॉपिक ऑफ सोशलॉजिकल थिंकर पार्ट 2। ठीक है, अगेन आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से देखिएगा। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस। ठीक है, देखिए जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, वो हमारी लोगों से, ग्रुप से, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए जो हमारे सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सुनने में ये थोड़ा सिमिलर लग सकते हैं पर इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अभी समझते हैं डिफरेंसेस को। सबसे पहले मतलब समझते हैं सोशल स्ट्रक्चर का। ठीक है, कि सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। देखिए हमारा समाज जो है वो इंस्टीट्यूशंस सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इनके बीच में हो रहे सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इनसे मिलके हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इंडिविजुअल को सोसाइटी में एक रोल और पोजीशन दी जाती है। ठीक है, समाज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है जिनको हम फॉलो करते हैं, और हम कैसे फॉलो करते हैं, सोशल रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, जैसे फैमिली है, फैमिली में पता है जैसे बड़ों के साथ में किस तरीके से रिलेशन रखने हैं, छोटों के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप रखने हैं, वैल्यूज बताई जाती हैं, रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, रिलीजन में कुछ चीजें बताई जाती हैं, तो ठीक है हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल रिलेशनशिप से मिलके बनता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड डेफिनेट पोजीशन एंड रोल टू इंडिविजुअल। ठीक है, इट गाइड पीपल्स बिहेवियर थ्रू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऑलराइट, इट इज रिलेटिवली परमानेंट एंड चेंजेस स्लोली ओवर टाइम। अब ये है कि समय के साथ साथ क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। ठीक है, बट रिलेटिवली परमानेंट है। मेन फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, चलिए थोड़ा फीचर्स के बारे में देखें अभी। इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप्स है। ठीक है, तो एक तरीके से ढांचा बनाता है हमारे समाज का। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप स्टेटसेस एंड रोल्स। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड होती है हमारी सोशल स्ट्रक्चर में, जैसे इंस्टीट्यूशन हुए, ग्रुप्स हुए, स्टेटस, रोल। ठीक है, इंडिविजुअल को रोल और पोजिशन प्रोवाइड करता है ये। फिर इट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट। अगर हम बात करें इसको इसकी, तो ये परमानेंट नहीं बट रिलेटिवली स्टेबल और परमानेंट है। मतलब ये अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो बहुत टाइम बाद आएंगे और बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, इस तरीके से स्लो चेंजेस है यहाँ पे। इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, हमारा बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ हमें रोल दिए जाते हैं, हमें पोजीशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिहेवियर सेट करते हैं। तो हमारा बिहेवियर भी सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में मेंबर्स होते हैं जैसे फादर, मदर, चिल्ड्रंस। ठीक है, अब इनके रूल्स स्पेसिफिक है। ठीक है, फादर और मदर हमारे क्या है, पेरेंट्स हैं, गाइड करते हैं हमें चीज़ों के लिए, हमें डांट सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चिल्ड्रंस का रूल अलग होता है। ठीक है, इनको थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होता है अपने पेरेंट्स को। ये सारी चीज़ें रूल्स हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या बनाता है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। द वे different parts of the society work together to achieve common goals and maintain social harmony। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, समाज के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो अलग अलग पार्ट है वो साथ में मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, सोसाइटी में एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी में ये सोशल स्ट्रक्चर है, और सोशल स्ट्रक्चर में सोशल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, और इनके बीच में सोशल रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। समाज में कुछ वैल्यूज होती है जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें रूल्स प्रोवाइड करती हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये जो अलग अलग हिस्से हमने अभी पढ़े हैं सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ये आपस में मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपस में मिलकर ये कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और सोशल हार्मनी मेंटेन करते हैं समाज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग
फंक्शनिंग पे और कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप्स है, इंडिविजुअल है, ये आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर तो एक तरीके का बस फ्रेमवर्क था, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कंसर्न विद द एक्टिविटीज, कोऑपरेशन, इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर में क्या था, सिर्फ हमने बता दिया था कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच में सोशल रिलेशनशिप होता है, वैल्यूज फॉलो करनी होती हैं, रोल्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, ये सारी चीजें। पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखते हैं कि किस तरीके से ये जो मेंबर्स हैं अलग अलग सोसाइटी के, ये आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सोसाइटी की जो हार्मनी उसको मेंटेन करने के लिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है कि सोसाइटी ऑपरेट कैसे करती है प्रैक्टिस में, ठीक है। अभी फीचर्स देख लेते हैं इसके। इट फोकस ऑन सोशल फंक्शनिंग एंड कोऑपरेशन, समाज किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है मिलकर कोऑपरेशन के साथ में, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को देखिए, इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। एग्जाम्स में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर आपको एक की टर्म पता है ना, तो उस पर आप पैराग्राफ लिख सकते हो पूरा। इट हेल्प्स अचीव सोशल गोल्स, ठीक है। समाज के कुछ गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है, तो हमें कोऑपरेशन के साथ में करना होता है, ठीक है। मेंटेन्स यूनिटी एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। यूनिटी सोशल कंट्रोल मेंटेन करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन चेंज मोर क्विकली देन सोशल स्ट्रक्चर। और सोशल स्ट्रक्चर्स से अगर कंपेयर करें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जल्दी और ज्यादा क्विकली चेंज होते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर हमने देखा था मोर और लेस दे आर स्टेबल, ठीक है। एकदम बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए होता है उनको चेंजेस देखने में, और चेंजेस बहुत स्लो होते हैं सोशल स्ट्रक्चर में, बट सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखें तो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब उनको कुछ रोल्स दिए गए होते हैं, तो वो अपनी जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म करते हैं प्रॉपरली उस रोल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है मैं, किस तरीके से जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे फैमिली मेंबर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने जो फैमिली की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, एक उनका गोल होता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से आपस में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो यही क्या दिखाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, ठीक है। अब ये एक पार्ट हुआ समाज का कि फैमिली, ठीक है। ऐसे एजुकेशन के सिस्टम में, ऐसे ही रिलीजन में किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वही हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। समाज में चीजें किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, मैंने बताया था कि सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, रिलीजन और एजुकेशन एक्सेट्रा सारी चीज अरेंज किस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है। पर अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंक्शनिंग पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि ठीक है समाज के अंदर सोशल रिलेशनशिप होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, पर ये आपस में, ठीक है, अगर हम इनके अंदर देखें तो ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, फंक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फोकस करता है। फिर देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन पोजीशन, रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा पोजीशंस पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके समाज में पोजीशन किसकी है, ठीक है, क्या रोल्स प्ले करता है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, इन सब चीज पे। पर अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो यहाँ पे कोऑपरेशन, ठीक है, और एक्टिविटीज पे थोड़ा फोकस किया जाता है, इंटरेक्शंस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट, वही बताया था कि चेंज आते हैं, बहुत स्लो चेंज आते हैं, बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद आते हैं, ठीक है। पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एज कम्पेयर टू सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, डायनेमिक है, चेंज होता है, ठीक है। फिर सोशल स्ट्रक्चर शोज हाउ सोसाइटी इज बिल्ड, सोशल स्ट्रक्चर ये बताता है कि समाज बनता किन चीजों से, बनता कैसे है, ठीक है। सोशल रिलेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है, रोल्स और पोजीशंस, ये सारी चीजें बताता है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या शो करता है, हाउ सोसाइटी वर्क्स, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर बताता है सोसाइटी बनती कैसे है, उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है सोसाइटी आपस में, जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, आपस में मिलकर किस तरीके से काम करते हैं, सोसाइटी काम कैसे करती है, ठीक है। अगर सोशल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखें तो फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सब आते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनसे ही तो मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बनता है। सोशल इंस्टीट्यूशन के बीच के जो रिलेशन है उनको मिलाकर अगर हम देखें तो सोशल स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन अमंग दीज इंस्टीट्यूशंस और सोशल वेलफेयर, सॉरी फॉर सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर क्या है कि फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सारे क्या हो गए, ढांचे हैं, ठीक है। अब ये ढांचे आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ये हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है।
तो इतना समझ में आ रहा होगा कि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपस में बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पर सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, तो एक बेसिक फ्रेमवर्क बताता है सोसाइटी का। ठीक है, वेरएस जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या बताता है कि किस तरीके से आपस में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से रहता है इनका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर ये बताता है कि समाज किन चीजों से बनी है। ठीक है, व्हाट सोसाइटी इज मेड ऑफ। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि हाउ सोसाइटी फंक्शन, ये समाज फंक्शन कैसे कर रहा है। तो सोसाइटी बनी कैसे है, ये सोशल स्ट्रक्चर हो गया। सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समाज की डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर एज अ कमोडिटी। ठीक है, कल्चर एज अ कमोडिटी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब कल्चर है क्या? देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको हम एज अ वे ऑफ लाइफ मानते हैं कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अवर कल्चर। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो कल्चर को किस तरीके से देखा जाता था कि कल्चर वॉज सीन एज अ शेयर्ड हेरिटेज दैट कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पास नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब कल्चर एक तरीके से जो एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का एक कल्चर है। ठीक है, तो वो क्या करता था, कम्युनिटीज के जो मेंबर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए काम करता था, आपस में जो यूनिटी थी उसको स्ट्रॉन्ग करता था। ठीक है, कल्चर जो हमारा था। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखें कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, तो इंडिया जो कम्युनिटी है उसको आपस में यूनाइट करने का काम करता है कल्चर। हम आपस में एक बोलते हैं ना कि वननेस वाली फील आती है हमारे कल्चर से, तो ये कल्चर का काम था। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो जो कल्चर है ना उसको हम एज अ कमोडिटी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब कमोडिटी ट्रीट करने से मतलब क्या है, मीनिंग इट इज प्रोड्यूस्ड, मार्केटेड, बॉट एंड सोल्ड लाइक अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। कि मार्केट में जिस तरीके से कोई वस्तु होती है उसको हम खरीदते, बेचते हैं, बनाते हैं, वैसे ही कल्चर को अब ट्रीट किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा बेहतर समझते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कल्चर एज अ कमोडिटी। Culture become a commodity. Cultural elements are turned into goods or services that can generate profit. देखिए, कल्चरल एलिमेंट या कल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, फेस्टिवल्स। ठीक है, हमारे कल्चर जो फेस्टिवल होते हैं, म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस जो होती है, क्लोथिंग, फिल्म, फूड, टूरिज्म, ये सब क्या है, कल्चरल प्रोडक्ट है, कल्चरल एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब का किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वैसे ही इन कल्चरल एलिमेंट्स और कल्चरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तभी हम बोलते हैं कल्चर एज अ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए और उससे इनकम कमाई जा सके। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होता था, ठीक है, वो एक कल्चर का हिस्सा था। ठीक है, आप हमारे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अपना एक कल्चरल हैंडीक्राफ्ट होता है। ठीक है, हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उस चीज़ में क्या है कि हम उसको नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कल्चर का हिस्सा था वो पहले, अब क्या हो रहा है, उसके थ्रू हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोगों ने बस बोला है कि कल्चर एज अ कमोडिटी, कल्चर की चीजों को कमोडिफाई कर दिया गया है बस। ठीक है, अगर हम कल्चरल फेस्टिवल की बात करें, फेस्टिवल्स को किस तरीके से कमोडिफाई किया गया है, जैसे फेस्टिवल के दौरान क्या होता है, अगर दिवाली के एग्जाम्पल लें तो हम लोग लाइट्स वगैरह मंगाते हैं। ठीक है, घर को सजा रहे होते हैं। अब जब हम सजा रहे हैं उस घर को, ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, हम नए कपड़े लेकर आ रहे हैं, बहुत डेकोरेटिव आइटम्स लेके आ रहे हैं, भगवान का जो इवन रूम होता है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम खरीद कर लाते हैं चीज़ें। ठीक है, अब ये जो लोकल मार्केट होते हैं ना, उनको क्या, उनके लिए क्या है, एक दिवाली एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा पाए उस टाइम पे, क्योंकि लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कल्चर का एक हिस्सा था फेस्टिवल। लेकिन अब क्या, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, फेस्टिवल क्या हो गया है, एक माध्यम बन गया है लोगों के लिए प्रॉफिट जनरेट करने का। तो इसीलिए हम बोलते हैं कल्चर एज अ कमोडिटी। ठीक है, अब जरा फीचर्स देखते हैं इसके क्या है, फीचर ऑफ कल्चर एज अ कमोडिटी। पहला है कमर्शलाइजेशन। कल्चर प्रैक्टिस आर यूज फॉर अर्निंग मनी। वही मैंने आपको बताया कि जो कल्चर की प्रैक्टिस हो गई हैं, अब लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उससे बनाने की कोशिश करते हैं, इनकम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कमर्शलाइजेशन हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू। कल्चर प्रोडक्ट्स आर प्राइस एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब कल्चर प्रोडक्ट, जैसे वही बताया था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो होते थे, ठीक है, उनकी अब मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी गई है, उन पर प्राइस लगा दिया गया कि इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, फिर मास प्रोडक्शन।
कल्चर आइटम में बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वाइडर मार्केट, और मार्केट में बेचने के लिए जो कल्चरल आइटम है उनको हम लोग प्रोड्यूस भी तो कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी, ताकि हम उनको बेच पाए मार्केट में, ठीक है। फिर प्रमोशन एंड ब्रांडिंग, कल्चर इज एडवर्टाइज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स एंड टूरिस्ट्स। आप खुद देखिए कि कल्चरल आइटम्स जो होते हैं ना वो बहुत महंगे बिकते हैं, जैसे पेंटिंग्स होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की, पेंटिंग साड़ी, ठीक है, साड़ी वगैरह होते हैं, या पेंटिंग्स, या फिर कोई डांस फॉर्म होता है, ठीक है, जो उनके टिकट्स जो होते हैं बहुत महंगे जाते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक माना जाता है, कल्चरल चीज होती है, बहुत रॉ, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उनको ब्रांड किया जाता है कि ये एक कल्चरल आइटम है, ताकि इसको क्या किया जाता, ताकि कंज्यूमर से अट्रैक्ट हो और भी ज्यादा इनकम जनरेट हो, ठीक है। फिर ग्लोबल रीच, थ्रू मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कल्चर प्रोडक्ट कैन रीच पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया तक हम अपने कल्चर को पहुंचा सकते हैं इसके जो हमारा टेक्नोलॉजी है मीडिया उसके माध्यम से। तो क्या है ग्लोबल रीच, ठीक है। अब एडवांटेज देखते हैं कि कमोडिफिकेशन अगर हमारे कल्चर का हो रहा है तो इसका क्या एडवांटेज है। देखिए आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जो कल्चरल चीजों से रिलेट करते हैं अपने आप को, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, इनकम जनरेट कर पाए, ठीक है, कल्चर को थोड़ा कमोडिफाई करके। इट हेल्प प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशन बाय गिविंग देम इकोनॉमिक वैल्यू। और देखिए जब आप किसी भी चीज को इकोनॉमिक वैल्यू जो इकोनॉमिक वैल्यू दे देते हैं, मतलब कि आप उसको एज अ माध्यम बना लेते हैं कि आपको इनकम मिलेगी, तो वो चीज ज्यादा प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है, आप उसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर हम कमोडिफाई कर रहे हैं कल्चर को, तो कल्चर की चीजें क्या कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, और भी ज्यादा प्रिजर्व हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू अब उस पर ऐड हो गई है। प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट सोसाइटी, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज, आपस में जो अलग अलग सोसाइटीज होती हैं उनके बीच में कल्चर एक्सचेंज होता है, हम आपस में जो एक दूसरे का कल्चर है वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये टूरिज्म बेस्ड ऑन कल्चर कैन कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे अगर इंडियन कल्चर से अट्रैक्ट होकर जो टूरिस्ट हैं वो अगर इंडिया में आते हैं, तो जो हमारे लोकल जो कम्युनिटीज होती है उनको प्रॉफिट ही तो मिलता है ना, ये सारी चीजें। अब देखिए योगा, इंडियन कुजीन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, ठीक है, इन सब की बहुत पॉपुलैरिटी है जो ग्लोबल मार्केट है उसमें, ठीक है। तो इंडियन कल्चर के बारे में अवेयरनेस है लोगों को, इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है काफी, ऑलराइट। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या है, देखिए डिसएडवांटेज क्या है हमारे कल्चर को अगर हम कमोडिफाई कर रहे हैं तो पहले हमारा कि जो कल्चर ट्रेडिशन होता है, ठीक है, जो भी कल्चरल एलिमेंट होते हैं, जो उनकी ओरिजिनल मीनिंग होती है, ठीक है, जो महत्व होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं कि कब किस तरीके से हम इन चीजों से प्रॉफिट बना सके, ठीक है। अब जैसे अगर हम दिवाली की बात करें तो वहां पर एक पूजा होती है जिसमें दिए रखे जाते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड सेट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक कोर होता है उसका कि हाँ हमको ये चीज मेन होती है, तो वहाँ पे मुहूर्त भी निकलता है कि पूजा इतने बजे होगी। पर आज के टाइम पे हम ये ज्यादा देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि हम कैसे इस तरीके से फोटो लगा पा रहे हैं दिवाली की, या फिर जो है लाइटिंग्स कितनी ज्यादा हो रही हैं, डेकोरेटिव आइटम्स कितना आ रहा है घर के अंदर, ठीक है, खाने पीने की चीजें कितनी ज्यादा आ रही हैं घर के अंदर। तो ये क्या है, ये कमोडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों से क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बन रहा है लोगों का, जो मार्केट्स हैं, ठीक है, वो सेल कर पा रहे हैं इन चीजों को, ऑल राइट। तो ये चीज क्या हो गई कि आज के टाइम पे जो ओरिजिनल मीनिंग होती है ना वो कम हो जाती है। और दूसरा भी यही चीज है कि ऑथेंटिसिटी होती है एक पर्टिकुलर चीज की, कल्चर प्रोडक्ट की, वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि अब हम चीज को ऐसे देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से सूट होगी वो चीज, ठीक है। पावरफुल कंपनीज में बेनिफिट मोर देन लोकल कम्युनिटीज। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट है, हमने बोला था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो है मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी वजह से जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, लोकल जो क्राफ्टमैन होते हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है, पर ऐसा नहीं होता। हो सकता है ऐसा कि जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो इन लोगों को ऑर्डर्स देती होगी, लोकल क्राफ्टमैन है, ये लोकल कम्युनिटीज है, ठीक है, ये इनको ऑर्डर देती होगी, तो ये इनको देते होंगे और फिर ये जाके हमारे बड़े मार्केट में सेल करते हैं, तो एक प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा तो कंपनीज अपने पास रख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिट किसका ज्यादा हो रहा है, लोकल जो हमारी सॉरी जो हमारी बड़ी कंपनी है उनका ज्यादा हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज का नहीं हो रहा, ठीक है। तो सम सेक्रेड और इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिसेस में बी एक्सप्लॉइटेड फॉर कमर्शियल पर्पस। अब देखिए कुछ चीजें होती है, कुछ ज्यादा सेक्रेड होती हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, ऑलराइट। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं, ठीक है, मे बी चेंज्ड मेनली टू अट्रैक्ट टूरिस्ट रादर देन टू मेंटेन देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जैसे गणपति विसर्जन हुआ, या फिर जैसे दुर्गा पूजा हुई, ठीक है, आज के टाइम पे बता रहे हो, ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा प्योर होती है इन चीजों की, बहुत प्योर होते हैं फंक्शंस। पर लोग अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो ये ज्यादा देखने को मिलता है कि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, इनको टूरिस्ट जो होते हैं ना, कि हमें चलिए बंगाल में ये सारी चीजें हो रही है तो वहां पे देखने चलते हैं किस तरीके से मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें हो रही है, हालांकि बुरी नहीं है, बट एक वो चीज होती है ना कि ऑथेंटिसिटी एक पर्टिकुलर फंक्शन की, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल की, वो यहाँ पर चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमोडिफाई कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है।
अब कल्चर एज अ कमोडिटी का मतलब हमने वही समझा किस तरीके से जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन है, कल्चर सिंबल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उनको एज अ प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, मार्केट में खरीदने और बेचने की तरह, ठीक है। अब इस प्रोसेस के हमने एडवांटेजेस भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे। एडवांटेज जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कल्चर अवेयरनेस होती है लोगों के अंदर, ठीक है, प्रिजर्व होती हैं चीज़ें, ठीक है। पर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो कल्चरल वैल्यू होती है ना, उसमें थोड़ा क्या होता है, डिडक्शन आ जाता है, लॉस देखने को हमें मिलता है कि जो ओरिजिनल जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि अब बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो हमें डेवलपमेंट भी करनी है अपनी उसकी कल्चर की, लेकिन हमें प्रिजर्वेशन भी करके रखना है, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना होगा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ पीपल क्रिएट एंड अंडरस्टैंड रियलिटी थ्रू सोशल इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम अपनी जो रियलिटी उसको खुद बनाते हैं और उसको किस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। अब ये जो आइडिया है किसने डेवलप किया था, ये हमारे सोशोलॉजिस्ट थे जो कि थे पीटर एल बर्जर एंड थॉमस लुकमन, ठीक है। इन्होंने इस चीज को डेवलप, इस आइडिया को डेवलप किया था, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब ये क्या कहते थे कि जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी इज नॉट सिंपली गिवन बाय नेचर। ऐसा कुछ नहीं है कि सत्य है, ये बोलते हैं ना परम सत्य है कि भाई नेचर ने हमें बताया सत्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी सच्चाई है वो क्या है, जो समाज शेप करता है, जो कल्चर, लैंग्वेज एंड एवरीडे इंटरेक्शन, ठीक है, इन सब चीजों से शेप किया जाता है, वही हमारे रियलिटी होती है। तो रियलिटी ऐसा नहीं कुछ एकदम एकदम एग्जिस्टिंग चीज है कि नेचर ने हमें दी, हम खुद बनाते हैं उस चीज को, ये बताया गया है, ठीक है। तो बर्जर और लुकमन क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है वो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कल्चर, लैंग्वेज और अब एवरीडे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर कर इन सारी चीजों के थ्रू। ऑलराइट, अब जरा समझते हैं और भी बेहतर कि क्या मतलब है इसका, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। देखिए, पीपल लर्न एंड एक्सेप्ट सर्टेन बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म थ्रू सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण से क्या होता है कि हम अपने जो समाज है, जो सोसाइटी है हमारी जिसमें हम पैदा हुए हैं, उसकी हम चीज़ें सीखते हैं कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव सिस्टम है, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ हम समाजीकरण से सीखते हैं। तो वही बताया गया कि दीज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विच वी लर्न थ्रू सोशलाइजेशन बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड आर सीन नेचुरल और नॉर्मल। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान के चलिए एक फैमिली है जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, उसका मेंबर है ए, ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, और जो बी है वो थोड़ा लिबरल फैमिली है, थोड़ी ओपन माइंडेड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये जो पर्सन ए है, ठीक है, ये मैरिज को एज अ सात जन्म वाली चीज देखता है, और फैमिली में क्या देखता है कि जो बड़े होते हैं वो चाहे कितनी भी गलत बात कर ले उनके सामने आवाज नहीं उठानी है, इस तरीके से कि तो वो इस तरीके से चीजों को मानता है कि मैरिज इज लाइक सात सात जन्म वाली चीज है, तो कितना भी बुरी मैरिज हो हमको वो तोड़नी नहीं होती है, और ये फैमिली जो है उसमें भी हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए चाहे वो कितना भी गलत बोले। ऑन दी अदर हैंड जो बी है वो क्या करता है, वो मैरिज को क्या देखता है कि एक यूनियन है, अगर बात नहीं बन पा रही है तो आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। फैमिली, अगर जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर अगर वो कुछ गलत बात करें तो हमें उनको रोकना भी चाहिए, ठीक है। तो बी इस तरीके से देखता है। तो मैरिज और फैमिली दोनों चीजों की बात हो रही है, ठीक है, इस सोसाइटी में भी, पर दोनों को समझने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है कि व्हाट पीपल कंसीडर ट्रू, राइट और इम्पोर्टेंट, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, उस सोसाइटी में किस तरीके से सोशलाइजेशन उसका हुआ है। ऑल राइट, तो जैसे हमने ए और बी का फर्क देखा कि मैम फैमिली और मैरिज दोनों ही मानते हैं इस चीज को, पर समझ अलग अलग है ना। ये अलग तरीके से फैमिली और मैरिज को समझता है, और बी जो अलग अलग तरीके से फैमिली और मैरिज को समझता है। ऑलराइट, अब यही यहाँ पे बताया गया कि आइडिया अबाउट फैमिली, मैरिज, जेंडर रोल्स, एजुकेशन, रिलीजन डिफर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, ठीक है। एक सोसाइटी में इन चीजों को कुछ अलग तरीके से समझा जाता होगा, दूसरी सोसाइटी में कुछ अलग तरीके से समझा जाता होगा, है ना। तो वही बताया गया है। अब देखते हैं कि रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, के सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल होता है। देखिए, पीपल कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज, सिंबल्स एंड एक्शंस, थ्रू डेली कन्वर्सेशन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, इंडिविजुअल लर्न हाउ टू बिहेव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड है। मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपके आसपास कौन से लोग हैं, मतलब आपके पास आसपास में जो सोसाइटी है, जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, ठीक है, टीचर्स, ये सारे लोग हैं, ठीक है, ये आप पे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से, ठीक है, आप सीखते हैं चीजें, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जो समझ डेवलप करते हैं ना, आप रियलिटी को इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड सर्कल क्या है, आपके टीचर्स किस तरीके से आपको सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों से आपकी जो रियलिटी है वो क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, चिल्ड्रन लर्न मैनर, कल्चर, वैल्यू, सोशल रूल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सोसाइटी। एक बच्चा जो है किस चीज किससे सीखता है, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, इसके आसपास किस तरीके के लोग हैं उनसे सीखता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए एक पर्टिकुलर रियलिटी बन जाती है, वही चीज जो उसको सिखाई जाती है। These lessons become part of their understanding of reality.
ठीक है, कि इन्हीं इन्हीं सब लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, इन्हीं सब की बातों को सीख कर एक इंसान अपनी जो है रियलिटी को डेवलप करता है। तो इसीलिए जो सोशल इंटरेक्शन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी रियलिटी, हम किस तरीके से रियलिटी देख रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, अब लैंग्वेज का देखते हैं, लैंग्वेज का क्या रोल। देखिए, लैंग्वेज हेल्प्स पीपल शेयर आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इतने अच्छी तरीके से, जो हम हर डिटेल चीज अपनी लाइफ के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर किसी से, तो वो भाषा के माध्यम से ही तो हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू सोसाइटी पासिस ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भाषा के माध्यम से ही हम दूसरों को सोशलाइज कर पाते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को उसको सिखा पाते हैं अपने कल्चर के बारे में। तो यहाँ पे भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वर्ड एंड मीनिंग इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल think about social issues such as success, beauty, education and social status। ठीक है, मतलब हम बेसिकली यहाँ पर भाषा का मतलब बताया जा रहा है किस तरीके से भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना रियलिटी के, उसको बनाने के लिए। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब देखिए, पहला है हमारा रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एज अ सोशल वैल्यू। अब जैसे बड़ों की जो इज्जत करना है वो एज अ परम सत्य तो है नहीं, मतलब ऐसे तो है नहीं कि हमें नेचर नहीं बताया था कि नहीं सबकी रिस्पेक्ट करनी है, फिर गॉड भगवान ने हमसे ऐसा बोला था। ठीक है, हमने खुद ने ही तो ये रियलिटी सेट की कि हमें बड़ों की इज्जत करनी है ना। तो वही चीज़ है कि देखिए, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन, जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी हमारी ही बनाई हुई रियलिटी है, हम ही अपने आप से स्टार्ट करते करते आए हैं उन चीज़ों को। ठीक है, फॉलोइंग ड्रेस कोड्स इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। अब ये भी कोई रियलिटी है नहीं। ठीक है, ये भी कोई परम सत्य था नहीं कि आपको स्कूल में ड्रेस ही पहन के जानी है या फिर ऑफिस में फॉर्मल्स पहन के जाना है। हम ही ने अपनी रियलिटी क्रिएट करी है कि ऑफिस में ऐसा पहन के जाना चाहिए, स्कूल्स में ऐसा पहन के जाना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर रोल्स इन द सोसाइटी। जेंडर रोल के साथ भी सेम होता है कि मेल्स को प्रोवाइडर की तरह माना जाता है कि वो ऑफिस वर्क करेंगे, बाहर के काम चीज़ों को देखेंगे, और फीमेल्स जो है घर की चीज़ों को देखेंगे, केयर टेकर का काम करेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी परम सत्य नहीं था अगेन। ठीक है, ये भी भगवान ने ऐसे बोला नहीं था कुछ भी हमसे, लेकिन हमने ही अपने आप से क्रिएट करी हैं चीज़ें, हमने ही अपनी रियलिटी बनाई है ये। ठीक है, एक्सेप्टिंग मनी एज वैल्यू बिकॉज सोसाइटी एग्रीज ऑन इट्स वैल्यू। अब यही है कि सोसाइटी जो पैसा चीज़ है, पैसा है ना, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम पैसे को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज ने ऐसी रियलिटी सेट करके दे दी है हमें कि पैसे की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, अदरवाइज परम सत्य ये भी नहीं है। These practices exist because people collectively believe in और and follows them। अब ये रियलिटी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, एग्जिस्ट क्यों कर रही है प्रैक्टिसेस की, बड़ों की इज्जत करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ड्रेस पहन के जाना ऑफिस स्कूल, ये इसलिए क्योंकि हम इनको मानते आए हैं, हम इनको फॉलो करते हुए आए हैं, और हम कलेक्टिवली फॉलो करते हुए आए हैं, मतलब कि समाज पूरा का पूरा इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये रियलिटी हमारी बन गई, अदरवाइज ये कोई परम सत्य नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, ठीक है, ये क्या है कि देखिए रियलिटी किस तरीके से जो हम अपनी खुद की बनाते हैं, समझते हैं, खुद क्रिएट करते हैं रियलिटी को, कैसे करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से। आसपास में हमारे कौन से लोग हैं, हम किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसी से हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल थिंक, एक्ट एंड इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस। लैंग्वेज हमने देखा था, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इन सारे लोग, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है कि हम रियलिटी को किस तरीके से देखते हैं, वो सब क्रिएट करने में। ठीक है, therefore we what we consider reality is in everyday life is largely a product of shared social beliefs and practices। तो आज के टाइम पे जो हम रियलिटी को समझते हैं ना कि हमारे आसपास की चीज़ में क्या क्या रियलिटी है, ये कुछ नहीं है, हमारा जो सोशल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, वही चीज़ का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what why is culture a commodity according to अडोनो के अकॉर्डिंग ये जो कल्चर है वो कमोडिटी क्यों है। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। देखिए, थियोडोर अडोर्नो एक जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, अब ये आर्ग्यू ये करते थे कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, आज की जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसमें जो कल्चर है उसको एक कमोडिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब कल्चर जो है कमोडिटी बन के रह गया है। अब कमोडिटी क्या होता है, हमने पहले भी देखा था, समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट, की जो चीज को सिर्फ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बेचने के लिए बनाया गया हो, वो हमारी कमोडिटी होती है। ठीक है, अब अडोर्नो ये कहते हैं कि जो कल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी फिल्म्स, म्यूजिक, टेलीविजन शोज, मैगजीन, बुक्स, ये सारी चीजें, ये आज के टाइम पे दे आर नो लॉन्गर क्रिएटेड ओनली फॉर आर्टिस्टिक इंप्रेशन। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, इस चीज को बहुत आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए दिखा जाता था कि कौन किस तरीके से फिल्म, जैसे फिल्म्स बनाई जाती थी पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई जाती थी। ठीक है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर किया जाता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि फिल्म्स को सिर्फ और सिर्फ बेचने के पर्पज से बनाया जाता है, कि मैक्सिमम हमें जो चीजें लोग किस किस चीज को देखना पसंद कर रहे हैं, बस इस चीज के बेसिस पे कि ज्यादा उनकी जो टिकट्स हैं वो बिके,
ये इनका पर्पस होता है, ठीक है। फिर उस फिल्म में क्रिएटिविटी है या नहीं है, ठीक है, इनोवेशन है या नहीं है, ये चीज को नहीं देखा जाता, ठीक है। या फिर इसी चीज को हम देख सकते हैं जो टेलीविजन शोज होते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ना कि एज अ कल्चरल एक्सप्रेशन, एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सोशल इंप्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, ऑलराइट। इंस्टेड दे आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड लाइक ऑर्डिनरी गुड्स इन द मार्केट, ठीक है। गुड्स की तरह उनको बेचने के लिए बस बनाया जाता है, ऑलराइट। अडोनोस आइडियाज ऑफ द कल्चरल इंडस्ट्री। अब अडोनो ये कल्चरल इंडस्ट्री के आइडिया को किस तरीके से बताते हैं, देखिए। इन्होंने ये जो कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है डेवलप किया था अडोनो, मैक्स हॉकीमर के साथ में उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। अब ये क्या मानते थे कि जो मॉडर्न मास मीडिया है, ठीक है, जो मॉडर्न मास मीडिया है उसने कल्चर को एक बिजनेस बना दिया है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ठीक है, उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन करती हैं ताकि उनको मार्केट में बेचा जा सके, उससे प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो कल्चर है ना वो बस एक स्टैंडर्डाइज और कमर्शलाइज बन के रह गया है, ठीक है। अब अडोर्नो ये कहते हैं कि जो कल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, डज नॉट इनकरेज पीपल टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है, ये हमें क्रिटिकली सोचने पर मजबूर नहीं करती है, ठीक है। जो एक होता था ना कि लोगों को किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करना, ये सारी चीजें अब नहीं करती कल्चर इंडस्ट्री। कल्चर इंडस्ट्री में क्या है कि इंस्टेड इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट दैट कीप्स पीपल सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम। जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक होता है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना के रख दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें जो टूर्नामेंट्स होते हैं, आईपीएल, साल भर ऑलमोस्ट सारे कुछ मैचेस चलते रहते हैं, ठीक है, और लोग बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज होते हैं, बहुत प्रॉफिट होता है। जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, जो आई थिंक जो जो इनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इनको बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर क्रेजी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या है, ये हालांकि एक जो फॉर्म ऑफ आर्ट देखा जाता था स्पोर्ट्स को, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट देखा जाता था, पर आज के टाइम पे इट इज ऑल अबाउट कि आप इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, सोशल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने का एक जरिया हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, यहाँ पर हम कुछ भी ज्यादा लोगों को कोई क्रिटिकल चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस बना के रख दिया गया और जिससे प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कमाती हैं, ठीक है। कल्चर बिकम अ टूल फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, ठीक है, बस वही इकोनॉमिक सिस्टम मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं कल्चर का। वाई कल्चर बिकम अ कमोडिटी। अब कल्चर जो है वो कमोडिटी बन क्यों गया है, देखिए। पहला है प्रोडक्शन फॉर, वही चीज के देखिए जो कल्चर प्रोडक्ट्स उनको बनाया है इसलिए जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, ठीक है। क्रिएटिविटी कितनी है उसमें वो हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ज्यादा बिकेगा, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट हो। ये हो गया प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट। सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हम जो मूवीज देखते हैं, जो सॉन्ग्स देखते हैं, वही रिपीटेड ट्यून्स आप देख, कुछ भी एकदम आपको हटके ट्यून नहीं लगेगी, कोई भी हटके कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा मूवी का, वही एक हीरो विलन, एक्शन, ड्रामा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। सोशल इश्यूज, ठीक है, जो क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करें लोगों को सोशल रियलिटी के बारे में, वो नहीं बनते हैं, बहुत रेयर होती है ऐसी मूवी, और जो बनती में वो चलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर इसी चीज को देखा जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, लार्जर ऑडियंस तक क्या चीज ज्यादा जा सकती है, उस चीज पर फोकस किया जाता है, क्रिएटिविटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। मास कंजम्पशन क्या है, देखिए जो कल्चर जो है, ठीक है, कल्चर को लोगों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वही चीज़ है जो कमोडिटी होती है ना, कमोडिटी को बेचने के लिए हम लोग इन सब का प्रमोशन करते हैं, वैसे ही कल्चर का भी हो रहा है, क्योंकि कल्चर को भी बेचने का काम कर रहे हैं अभी। फिर क्रिएशन ऑफ फॉल्स नीड्स। और दोनों ये कहते हैं जो एडवर्टीजमेंट है, जो मीडिया है, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे जो लोगों के मन के अंदर एक डिजायर पैदा करती है, ठीक है, उन चीजों को लेकर जिन चीजों की उनकी जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी चीजों इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई भी नया ट्रेंड आ गया, फिर कोई भी ट्रेंडिंग क्लोथिंग आ गई, तो आप उसको बहुत ज्यादा परचेस करने की सोचते हैं कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यही एडोनो बोलते हैं कि ये चीज क्या ऐसी डिजायर्स पैदा करते हैं जो कि हमें जरूरत भी नहीं है इन चीजों की, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कंटिन्यूस कंजम्पशन क्या होता है, इंकरेज होता है, ठीक है, हम कंज्यूम करने पर ज्यादा ध्यान देते रहते हैं हमेशा। अब एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए पॉपुलर मूवीज, आप अगर मूवीज को देखें तो जो मूवीज होती है उनमें सिमिलर प्लॉट रहेगा, वही हीरो हीरोइन सेम रहेंगी, एक दुश्मन होगा उनका, ठीक है, और फिर एंड में क्या होगा, एक अच्छी स्टोरी होगी या फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ये चीज होती है, ठीक है। क्योंकि अब यही चीज बिकती है मार्केट में, यही चीज लोग देखना पसंद करते हैं, तो यही चीज बनाते हैं, उन्हें उन्हें भी पता है कुछ क्रिएटिविटी है नहीं इस मूवी में, तो वो वही चीज बनाते हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उनको मतलब नहीं है कि क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा हमें करनी नहीं करनी। फिर पॉप म्यूजिक, बेस्ट एग्जांपल है के पॉप का, अगर आप देख लो तो ये क्या है कि गाना कितना ज्यादा उसमें लिरिक्स है नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप के पॉप इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल ज्यादा ये होता है कि कितने के पॉप ग्रुप बनाने हैं, कितना उनको सोल्ड आउट करना है, और कितना से प्रॉफिट आना है, ये सारी चीजें बनाते रहते हैं, बस वो उनको मतलब नहीं है गाने की क्वालिटी क्या है, ठीक है, कैसा है, बस उनको बिकना चाहिए, ठीक है। सेल्स पे ज्यादा ध्यान है, क्रिएटिविटी पे कम, ठीक है। टेलीविजन रियलिटी शो,
टेलीविजन रियलिटी शो बेस्ट एग्जाम्पल है। वही चीज सास बहू वाली जो सीरियल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इसी से व्यूज आते हैं, इसी से जो है वो ज्यादा हमारा टीआरपी बढ़ता है, तो वही कॉन्सेप्ट है, नथिंग। अगर कोई इन्होंने स्टार्ट भी किया होगा तो एंड में जाकर उसको वही बना देते हैं, आपको आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि उनका बस सेम चीज है, क्योंकि उन्हें बस टीआरपी बढ़ानी है, उनको प्रॉफिट कमाना है इस चीज से, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिपेक्ट नहीं होती हैं, बस एक ही चीज होती रहती है जो उनको ज्यादा व्यूज देगी, ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट, इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स ऑफन प्रोड्यूस कंटेंट बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड स्पॉन्सरशिप टू गेन प्रॉफिट्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं लोगों की, लेकिन वहां पर भी क्या है, जो ब्रांड्स होती हैं, ब्रांड डील आप देखते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ब्रांड डील से पैसा मिलता है, तो इस वजह से क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर एक एरिया में ही बस अपना वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। कौन कितना मेरे को पैसे दे सकता है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसी को प्रमोट करना है। क्रिएटिविटी यहाँ पर फिर कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एज अ प्रॉफिट उस चीज को देख लिया कि हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ऑलराइट। तो वही अडोनो ये कहते हैं कि जो कल्चर है हमारा, ठीक है, वो एक कमोडिटी बन के रह जाता है जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो यही चीज बताएगी कि जो थ्रू कल्चर इंडस्ट्री, इन्होंने कल्चर इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बन के रह गया, कमर्शलाइज्ड हो गया, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पे फोकस करता है, और जो कल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उनको बना दिया जाता है, ठीक है। उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उनको बनाया जाता है, ठीक है। His theory remains important for understanding the relationship between culture, media, capitalism in modern society. और इनकी जो theory है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम समझना चाहते हैं कि कल्चर क्या है, मीडिया क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सब समझने के लिए थियरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और आप ध्यान से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। हमारी क्लास की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना ध्यान से। ओके गाइस, थैंक यू।